बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। हमने कल शुरू किया था जी लाइट और याद रखिए कि लाइट और चूँकि सिलेबस में तो लाइट एंड टेम्परेचर दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं। लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और लाइट दोनों चूँकि इंटर रिलेटेड हैं। जब लाइट ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। जितनी देर तक लाइट ज़्यादा रहेगी टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। ये चूँकि इंटर रिलेटेड हैं इसलिए बहरहाल हम इनको इकट्ठा भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिक्र हम लाइट के रेफरेंस से ही करेंगे। लाइट और टेम्परेचर कल बेसिक्स काफ़ी हद तक हमारी हो गई है और जिस पॉइंट पे हम पहुंचे थे वो था जी सीजनल वेरिएशन। और ज़्यादा कैसे वेरिएशन ये लाइट में भी होगी, टेम्परेचर दोनों में होगी। लाइट और टेम्परेचर दोनों में जैसे डेली बेस पे डायरेक्शनल वेरिएशन होती है, तो ऐसे ही सीजनल वेरिएशन भी होती है। अब मैंने कल एक डायग्राम ड्रा करना जस्ट शुरू की थी। प्रॉब्लम ये है कि आप में से किसी भी बच्चे ने ज्योग्राफिया नहीं पढ़ा हुआ है। ये उसकी जो रीज़न है मैं वो रीज़न भी बता देता हूँ। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा भी होगा तो उसका पढ़ना न पढ़ना बराबर है। एक असूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट असूल, ये पूरी दुनिया के लिहाज से बात करने लगा हूँ मैं। आप इस वक्त समझते हैं, जानते हैं दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम कौन सी है आपके ख्याल में? ये हम दुनिया की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा हम बात दुनिया के लिहाज से कर रहे हैं, दीन से इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, बात दुनिया की हो रही है। अंग्रेज जी, पहला जवाब आया है अंग्रेज दिल्ली की तरफ से जी। और कोई? जापानीज जापानीज का जवाब दिया सनिया ने। और ताहर ने क्या कहा, दोबारा बताएं। सर बुद्ध मत चाइनीज। खुद मतलब चाइनीज ताहर का जवाब है। और कोई जवाब जी? और कोई आंसर? चलिए बहर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जवाब हैं सारे के सारे आ चुके हैं, क्योंकि हम बात मौजूद दौर की कर रहे हैं। इसमें जो जवाब आए हैं उनमें अंग्रेज़ यानी बरतानिया एक, जो कि दिलीप का जवाब था। उसके बाद जापान का जवाब गालिबन सिनिया ने दिया था 2। तीसरा जवाब चाइना, बहुत बात नहीं बल्कि चाइना कहना चाहिए, चाइना। 3 आंसर्स। आपकी बातें ठीक हैं सारी की सारी, लेकिन जो अगर हम कंपैरिजन करें चंद खास लिहाज से तो जापान बहुत आगे है। और उसकी रीज़न जापान क्यों आगे चला गया है, ये सिर्फ जापान की बात नहीं बल्कि ज़ाहिर है कि अब से 100 साल पहले बरतानिया बहुत आगे था और अब जापान आगे है। अब से कुछ अर्से बाद चाइना आगे होगा। जी, मैं सारे नाम लिख देता हूँ जी, जापान या जापानीज। ज़ाहिर है जब हम मुल्क का नाम ले रहे हैं तो असल में वो उसके बाशिंदे भी बाद हैं साथ ही। जापान है, अंग्रेज दी इंग्लिश, यूके कह लीजिए, चलो मैं यूके लिख देता हूँ जी, यूके। 2 हो गए। चाइना मशहूर मारूफ है जो कि इसको डेवलप कर रहा है, डेवलप अभी कर रहा है चाइना। इससे पहले जर्मनी का नाम भी आएगा। तरतीब आगे पीछे होगी, जर्मन और जर्मनी एक ही चीज़ समझिए इसको। जी चलें, इतने मुल्क हो गए जी। जर्मनी के बाद ओवरऑल यूरोप को पा लेता, अमेरिका वगैरह, बाजार ये सब तरक्की याफ्ता है, चूँकि बात दुनिया की हो रही है, दुनिया के लिहाज से सब तरक्की याफ्ता है। क्या आप समझते हैं, क्या बता सकते हैं कि ये ज़्यादा तरक्की क्यों कर गए हैं? पाकिस्तान, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चीन तकरीबन एक ही टाइम पे आज़ाद हुए हैं। जापान 1945 में तबाह हो गया था जंग अज़ीम 2 में, और ज़ाहिर है कि 1947 में पाकिस्तान बना, 49 में चाइना बना है, इंडिया पाकिस्तान दोनों इकट्ठे बने हैं। हम चारों को अगर सामने रखें तो जापान और चाइना बहुत आगे हैं, इंडिया और पाकिस्तान बहुत पीछे हैं, हम इंडिया से भी पीछे हैं। क्या वजह है? आप समझते हैं आपके ख्याल में कौन सी चीज़ है जो इनको आगे ले गई है और हमें पीछे ले गया? हम देखिएगा, मैं पहले कह चुका हूँ, हम सिर्फ दुनिया की बात कर रहे हैं। सर उनके अंदर जो गलतियां थी, गलतियां तो हर कोई पॉइंट आउट कर लेता है, मगर उन्होंने उसको सोल्यूशन उनके ढूंढे हैं, जबकि हम तो अपनी चीजों में खुद ही गुम हो गए हैं। हमें सोल्यूशन पे कभी कोई अमल दरामद किया ही नहीं। हमारे अंदर अमल की कमी है, कभी हम प्रैक्टिकली वो काम नहीं कर सके। हम सिर्फ फलसफे देते हैं, बातें करते हैं बस। अंदलीब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में उसने बयान कर दी हैं।
जो कि हमारी बहुत बड़ी खामियां हैं उनकी तरफ इशारा किया है। जो आप दुरुस्त है, मजीद कुछ सोचेंगे और कुछ, और ये खास तौर पर पाकिस्तान पे तो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। जो कुछ हम देखने का है वो ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा अप्लाई होगा, क्योंकि हम वाकई सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं, हम काम नहीं करना चाहते, करते भी हैं कभी मैं जिसके कहते हैं पुट्ठे काम, वही कोशिश करते हैं जी। और और फिर अगर उर्दू में इसके लिए कुछ कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ठीक है, मुहावरा आ गया जी। और फिर जी बाकी क्लास इतने बच्चे बैठे हुए हैं जी। सर वहाँ पे इंडिविजुअली हर एक इंसान, हर एक शख्स पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो अर्न कर रहे हैं किसी भी तरह पे। इंडिविजुअली पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बहुत कम है। यहाँ पे एक फैमिली होती है, उसका एक मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, बाकी सब उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। नहीं, आप इसको जो ले गई हैं वो सिर्फ इकोनॉमी की हद तक। अगर जब 10 बंदे खाने वाले हों, एक कमाने वाला हो, तो वो ज़ाहिर है कि ओवरऑल म्यार जो है नीचे आ जाएगा आपका। सिर्फ यहाँ सर पे यूनिटी भी नहीं है। जी आपकी बात यूनिटी दुरुस्त है जी। अगर यूनिटी नहीं होगी तो मुल्क आपस में लड़ता रहेगा जैसे हम लड़ रहे हैं, ठीक है। और जी चलें, बहरहाल आप सबके जवाब ठीक है और सबसे अच्छा जवाब अंदलीब का था। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली जो आपने किसी ने नोट नहीं किया। अंदलीब का जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा गौर कीजिए मैं किस लफ्ज़ को लिखने लगा हूँ। लफ्ज़ है एजुकेशन, लफ्ज़ है एजुकेशन। क्या आपने गौर किया कि वो जो कौमें तरक्की कर गई हैं, जो आगे निकल गई हैं हमसे क्या मतलब पाकिस्तान भी है, मुसलमान भी है, वो क्यों आगे निकल गए, कैसे आगे निकल गए, वो कौन सी चीज़ थी जो उनको आगे ले गई? तो उसका जवाब एजुकेशन बनेगा। और कीजिए दोबारा एक बार फिर कि सबसे पहले यूनान में, आपसे 2000 साल पहले का ज़माना तकरीबन, यूनान में फ़लसफ़ा और थोड़ी बहुत साइंस आई। सुकरात, बुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये नाम आपने सुने हुए। उसके बाद वहाँ से नॉलेज मुसलमानों के पास आया और मुसलमान साइंसदान 1000 साल तक कमोबेश उसको लेके चलते रहे और बहुत कुछ किया। मुस्लिम साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और उनका एतराफ़ ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम भी करते हैं जो कंट्रीब्यूशन उनकी हैं। ये मेरी स्क्रीन गायब हो गई, कहाँ से देख रही है? वेयर इज़ माय स्क्रीन? तो क्या हो गया है? Sure. जी एजुकेशन के हवाले से नोट कीजिएगा, जापान जब जंग अज़ीम दोम के बाद जापान उसको फ्री कहेंगे आज़ाद हुआ और उनके ऊपर से पाबंदी लगा दी गई कि वो फौज नहीं रख सकते, तो उन्होंने अपने सारे के सारे पैसे नंबर 1 पे एजुकेशन पे खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने एजुकेशन को अपना नस्ल ऐन बना लिया और बहुत ही कम अरसे में बहुत आगे निकल गए। और एजुकेशन भी उन्होंने ख़ास तौर पर थ्योरेटिकल नहीं बल्कि जैसे हमारे होते हैं जो कुछ और नहीं कर सकता, वो आर्ट्स के ज़रूर में एमए कर लेता है और कहता है देखिए मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। अब बंदे ने आर्ट्स को कोई सब्जेक्ट हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई मजमून आम आर्ट्स के जो बहुत से मज़ामीन हैं जो वो पढ़ के प्रैक्टिकली बंदा स्वाई बातें करने को और कुछ नहीं कर सकते। फिर सुन लीजिए, हमारे आर्ट्स के मज़ामीन ऐसे हैं कि उसके बाद बंदा सिर्फ बातें ही कर सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता। दुनिया बातें करने से नहीं चलती है, दुनिया काम करने से आगे चलती है। और काम भी जो प्रैक्टिकल है, याद रखिए कि हमारे यहाँ भी जो कुछ चल रहा है, साइंस की तारीफ तो चल रही है लेकिन प्रैक्टिकल कम है। इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रैक्टिकल पे इतना तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी होनी चाहिए। वो लोग जो आगे निकले हैं उन्होंने खाली एजुकेशन नहीं बल्कि साइंस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उसमें ज़्यादा काम किया और बहुत आगे निकल गए। हम उतना ही पीछे रह गए। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में सॉलिड के साथ नंबर लगवाने का रवाज चलता है और बहुत मैट्रिक से शुरू होता है और बहुत दूर तक ऐसे ही चलता है। जब ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट फिर वही निकलेगा जो हमारे यहाँ निकल रहा है। बस एक बार डिग्री तो होती है, पल्ले उसके कुछ नहीं होते, पल्ला उसका खाली होता है। जब तक आपका थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, आप दुनिया में हर जगह पे मार खाएं। खाली डिग्री कुछ नहीं होती है। बाहर आप जाते हैं तो वो फिर आपकी डिग्री को नहीं देखते, आपके काम को देखते हैं कि आपने किया क्या। जी ये था जी एजुकेशन के हवाले से। बहरहाल याद रखिएगा कि बात एजुकेशन की जो कर रही थी, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं
वो सब एजुकेशन की बेस पे आगे पहुंचे। अब उसमें प्रॉब्लम फिर वो मसला एजुकेशन का ही आ गया एक बार फिर। प्रॉब्लम ये है कि हमारा सारे का सारा सिस्टम एजुकेशन का फ्लॉप है, ज़ीरो। ज़ाहिर है कि मैं भी अक्सर में रहा हूँ, मैं भी जैसे आप पढ़े हैं मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। जिस दौर में मैं पढ़ा हूँ उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, प्राइवेट स्कूल्स का कोई नामो निशान भी नहीं था, ना होने के बराबर थे। मैं उसी सिस्टम से पढ़ के आया हूँ और मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा हूँ, मेरा नॉलेज कैसा है, ये सब चीज़ें आप जो कि बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं आप वाकई में मुझसे। इसमें जो चीज़ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नोट करने वाली चीज़ है, मैं स्कूल साइड से बात कर रहा हूँ। 10 साल की जो स्कूल एजुकेशन है, सिर्फ चंद एक टीचर मुझे अच्छे मिले स्कूल साइड पे, जिनमें से सिर्फ एक टीचर बहुत अच्छे हैं, जिनकी मैं हर जगह पे तारीफ करता हूँ। बाद में वो कॉलेज साइड पे आ गए थे, वैसे अकरम सिद्दीकी, वो मेरे स्कूल टीचर हैं और मेरी बायोलॉजी की जो बेस है वो इसी बेस पे है कि वो बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाई, बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ाई और मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिनको किसी बायोलॉजी से बायोलॉजी पढ़ने का मौका मिला। आपके लिए परेशान कम खबर होगी कि जिस दौर में मैंने मैट्रिक की है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट शोपरा में स्वाय अकरम सईद साहब के बायोलॉजी का टीचर ही कोई नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ और वो भी हम काफ़ी 9th क्लास में काफ़ी सारा पढ़ चुके थे पहले, जब उसके बाद अकरम सईद साहब डिस्ट्रिक्ट शोपरा में और हमारे शहर में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद से मेरी बायोलॉजी इम्प्रूव हुई। और उनसे पहले जो हमें बंदा पढ़ा मैथ था, वो मैथ का बंदा था। मैथ का बंदा जब बायोलॉजी पढ़ाएगा तो फिर वो क्या कुछ होगा, ये आप मुझे मैथ का कोई पेपर दे दें, जिस तरह का मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले ये हमारा स्कूल सिस्टम को मैंने इशारा किया है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जिन लोगों से जोग्राफिया पढ़ के आए हैं, जोग्राफिया शामिल है 6ठी 7वीं 8वीं क्लास लेवल के ऊपर, बल्कि और भी जगहों पे। अब वो लोग जो पढ़ा रहे होते हैं उनको जोग्राफी की खुद एबीसी नहीं आती है। जब उनको कुछ नहीं आता तो फिर आपको क्या आएगा कि मुझे तमीज़ ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं एक मैप बना रहा हूँ जी दोबारा, ये मैप यहाँ पे करके बनेगा कुछ, रंग चेंज हो गया तो मुझे रंग चेंज करना पड़ेगा। ये इस रंग में बनेगा। ये मैंने सन दिखाया जी और जो मैंने लिख दिया है दिस इज दिस सन। अब यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ज़मीन को, ये ज़मीन है, सो इसका कलर चेंज करना पड़ेगा जिनको कलर में गड़बड़ जाती है। मैं इसके गिर्द ज़मीन शो करूँगा। अब ज़मीन का मैं कलर चेंज कर दूँगा। ज़मीन को मैं कदरे जो ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा है, मैं इसको ज़रा नीले रंग में शो करने लगा हूँ। पर ये मैंने ज़मीन दिखा दी है। ये फासला ज़्यादा हो गया है, कोई शायद इसको प्रश्न कर लेते हैं। जी, एस फॉर सन है और ज़मीन का गेट दायरे में ज़मीन गर्दिश कर, ये सन है और ब्लू कलर में मैंने अर्थ शो किया जो इसके गिर्द दायरे में हरकत कर रही है। यहाँ पे याद रखिए कि ये चूँकि हमारा पेज या जो बोर्ड होता है वो 2D होता है, 2D में 3D चीज़ें प्रॉपर शो नहीं हो सकती हैं। ये यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ, ये समर गर्मी का मौसम है। गर्मी के बाद ए फॉर ऑटम आएगा, उसके बाद डब्ल्यू फॉर विंटर होगी और फिर एस पी फॉर स्प्रिंग। मैंने 4 मौसम दिखा दिए। आजकल गर्मी है, नोट कीजिएगा कि 22 जून 21-22 जून लिख देता हूँ या 21 ऑफ जून इस तरफ। यहाँ पे है जी 25 ऑफ दिसंबर और इस तरफ ये गालबन 23 सितंबर है और इतना ही मार्च है। दिस इज मार्च और ये सितंबर है। सॉरी ये उल्टा हो गया जी। इस तरफ जो है ऑटम लिखा है, ऑटम में सितंबर आएगा और इसमें
ठीक है, 23 सितंबर है और ये 23 मार्च। मैंने चंद खास डेट्स लिखी है, क्या आप इन डेट्स की किसी भी खास खासियत से वाकिफ होते हैं? 21 जून को कौन सी खासियत होती है? 25 दिसंबर को कौन सी खासियत होती है? सर 21 जून को गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जी, सवाल का जवाब गर्मी के लिहाज से ठीक है। मजीद टेक्निकल उससे पॉइंट ये चाहिए? लंबा दिन दिन होता है। दिन सबसे लंबा दिन होता है, जी, सबसे ठीक है। लॉन्गेस्ट जी, डे। ठीक है जी, दो बच्चों का जवाब दुरुस्त आ गया जी, बुशरा और अंदरी दोनों ने जवाब दिए। 21 जून को 25 दिसंबर को लंबी रात होती है। जी ठीक है, दोनों बातें ठीक हो गई। 21 दिसंबर को दिन सबसे लंबा है और 25 दिसंबर को रात सबसे लंबी, दिन सबसे छोटा हो जाता है। और अब जो ये दो बाकी बचे हैं, 23 सितंबर 23 मार्च, 23 सितंबर को जो है 23 मार्च को जो है वो मतलब कि मौसम चेंज होना शुरू होता है, मतलब कि मुझे नहीं सर, इनकी डे टाइम और नाइट इक्वल होती है उनकी लेंथ। इक्वल होती है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, ये ये सरिया का जवाब था जी, नोट कर लीजिए। 23 सितंबर और 23 मार्च को दिन और रात इक्वल हो जाते हैं, एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन और एग्जैक्ट 12 घंटे की रात। 24, चूंकि दिन रात के 24 घंटे हैं, अब इन दो यानी स्प्रिंग और ऑटम का जो दरमियान है, जिसकी डेट्स का जिक्र आपके सामने हो चुका हुआ है, दिन रात एग्जैक्ट बराबर हो चुके थे, पहला पॉइंट। जबकि यहाँ पे बात हुई है कि दिन बहुत लंबा है, यानी 21 जून को और 25 दिसंबर को रात बहुत लंबी है, दिन बहुत छोटा है। जब याद रखिए, जब दिन लंबा होगा तो धूप ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा पड़ेगी, रोशनी भी ज़्यादा और गर्मी भी ज़्यादा। जब रातें लंबी हैं तो सूरज की रोशनी कम होगी, रोशनी भी कम, हीट भी कम, सर्दी का मौसम। जब दिन रात बराबर होंगे तो मौसम सेम, एक जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत सर्दी। अब यहाँ पे लाइट और टेम्परेचर दोनों को हमने इस तरह से डिस्कस किया है, लेकिन इसकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो जो मैंने कल डायग्राम ड्रा की थी, ये चूँकि हम इस वक्त बैठे हुए हैं जी अपने अपने घर में, और आई एम नॉट श्योर किसी के पास भी ग्लोब, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ग्लोब देखा होगा? कितने लोग हैं जिन्होंने ग्लोब, चूँकि ग्लोब सर किसी भी, मैंने देखा हुआ है। मैंने भी देखा हुआ, जी मैंने ठीक भी है, देखा। जब भी मौका मिले तो आप एक ग्लोब परचेज कर लें, छोटा वाला, बड़े की लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ग्लोब भी ले लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। बड़े ग्लोब की नहीं, बल्कि हमें सिर्फ एक ग्लोब चाहिए, तकरीबन 100 रुपये में आ जाएगा। किसी भी बुक स्टॉल से एक ग्लोब परचेज करें। मैंने कल जो डायग्राम ड्रा की थी, अगर वो आपके जहन में हो तो मैं उसको दोबारा ड्रा किए देता हूँ, उसका कलर फिर चेंज कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन आ जाए बाद में फिर कि ये कलर क्यों चेंज हो गया है। ये मैं ज़मीन दोबारा दिखा रहा हूँ, और जैसे मैंने कल शो किया था, ये ऐसे मैंने उसका एक्सेस में दिखाया था, और ये कहा था ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सीधी नहीं है बल्कि ये झुकी हुई है। और जब इसको ग्लोब में देखें तो ये ग्लोब में आपको ऐसे नजर आएगा, ये ग्लोब है, उसके साथ वो यूं लगाया था, और वहाँ पे आपको खुद नजर आ जाएगा ये टिल्ट है, इसको झुकी होने को, तिरछा और महवर पे, और ये वो एंगल, ये वाला एंगल है जिसके ऊपर वो, यानी जो एक्चुअल एंगल होना चाहिए वो ये यहाँ पे लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन उस लाइन से ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ होता है। मैं उस लाइन को किसी और कलर में शो कर देता हूँ, ये नहीं, जो एक्चुअल है वो ये एंगल था, ये वो 23 का एंगल, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ पे। अब वो झुका तो नॉर्थ पोल हुआ है, लेकिन उसका ताल्लुक एक और मैप से, मुझे एक और मैप बनाना पड़ेगा, ये भी ज़मीन का ही मैप होगा। और अब ये मैंने मैप बनाया हुआ है, ये मुझे याद है क्योंकि ये मैप मैं ऑलरेडी बना चुका हुआ हूँ क्लास में, जहाँ तक मुझे याद है। हमने ज़मीन को बिल्कुल में शो किया हुआ है, बिल्कुल। ये मैंने ज़मीन, अब आपको बताइए जी कि मेरी ड्राइंग कैसी है, इसलिए मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाइएगा। ये ज़मीन बनाई मुझे, अब हम फ्रंट ज़मीन के नक्शे को देखते हैं। इस पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं सिर्फ वो शो करूँगा। यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, ये 0 डिग्री मुराद है, और ये इक्वेटर को शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, गौर करना है, दिस इज डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ कैंसर कहलाती है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, एग्जैक्टली ऐसी ही एक लाइन 23.5 डिग्री साउथ पे भी है, दोनों तरफ सेम है, एक ही चीज़। मजीद आगे चले, यहाँ पे करके भी एक लाइन है और यहाँ पे करके भी एक लाइन है। ये लाइन 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है और ये इतनी ही डिग्री साउथ पे है, और सबसे ऊपर टॉप यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, एंटीबार नॉर्थ पोल।
एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे 90 डिग्री है ये भी, और ये साउथ पोल को शो कर रहा है। दोबारा गौर कीजिएगा, ये मैप दिखाया है मैंने और सीधा दिखाया है, वैसे ज़मीन झुकी हुई है लेकिन मैंने मैप स्ट्रेट, चूँकि मैप स्ट्रेट ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा जी, सॉरी मैंने इनका नाम लिखना पड़ेगा मुझे। ये इक्वेटर है, उर्दू में इक्वेटर को ख़त इस्तिवा कहते हैं। उर्दू में इक्वेटर को ख़त इस्तिवा कहते हैं, ये नाम आपने सुना होगा इक्वेटर। ये वाली लाइन ऑफ कैंसर है, एल्फर लाइन, आपने लिखा मैं सिर्फ कैंसर लिख रहा हूँ, इट इज़ लाइन ऑफ कैंसर, उर्दू में ख़त सरतान कहते हैं। ये वाली लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न को उर्दू में जल्दी कहते हैं। अगर आप एक और अखबारों में भी और कई और जगहों पे आता है कि आपका ये दिन कैसे गुजरेगा, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, उसमें जो बुर्ज को कहते हैं साइन ऑफ ज़ोडिएक, उसमें कैंसर और कैप्रिकॉर्न भी शामिल हैं। बहरहाल ये मैंने ज़मीन का मैप आपके सामने दिखा दिया। इसमें लैटिट्यूड याद रखिएगा, ये जो लाइन्स हैं जो इस एंगल पे ये लैटिट्यूड को शो करती हैं, और अगर इस तरह से लाइनें लगाएं ऊपर से नीचे, वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। फिलहाल मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ये लैटिट्यूड हैं सारे के सारे 0, 23.5, 16.5 और 90, दीज आर लैटिट्यूड, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। मैंने फिलहाल लैटिट्यूड दिखाए हैं क्योंकि हमारी सीजनल वेरिएशन का ताल्लुक इन लैटिट्यूड्स के साथ है, और जो दिन रात की वेरिएशन होती है उसका ताल्लुक लॉन्गिट्यूड के साथ होता है। दोबारा सुन लीजिए मेरे फिक्रे को, ये आप कहें तो मैं लिख देता हूँ फिक्रा। जो हमने कल पढ़ा था, कल हमारी वर्डिंग थी जी डायर्नल चेंजेस, डायर्नल चेंजेस या वेरिएशन, डायर्नल वेरिएशन की बात चूँकि होगी, कल हम वेरिएशन की बात कर रहे थे, वेरिएशन। डायर्नल वेरिएशन का वो लाइट में हो, टेम्परेचर में हो, उसका ताल्लुक जिस चीज़ के साथ होता है वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को उर्दू में खतूत तूल बल कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और आज हम जो पढ़ने लगे हैं, देखते हैं डायर्नल की जगह पे हमारा लफ्ज़ है आज सीजनल, जो ऊपर लिखा नहीं था, ये लिखा था, कोई बात नहीं जी, सीजनल का लफ्ज़ लिखते में लिखा, इसका ताल्लुक है हमारे लैटिट्यूड के साथ। और जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स मैंने आपके सामने वो सारे नाम लिख दिए हुए हैं, ये जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी 0 डिग्री, 33, 60 और 90 वाले, ये सब लैटिट्यूड हैं। सीजनल वेरिएशन का ताल्लुक लैटिट्यूड्स के साथ खास तौर पर होता है। अब ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाई है, अब ये फर्ज कर लीजिए कि हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे 23 नवंबर या 23 मार्च। उस वक्त ज़मीन इस तरह से होगी कि सूरज, अब मुझे सन दिखाना होगा जी, ये मैं यहाँ पे तस्वीर बनानी पड़ेगी मुझे। जी ये जी, अब याद रखिए कि चूँकि मेरे पास जगह की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे, ये मैंने दूर, बहुत दूर सूर्य दिखाया। सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन चूँकि दूर है, ये यहाँ की बजाय इसको बहुत दूर आगे दिखाना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं है। गौर करें कि इस वक्त यानी जब ये मौसम है ये वाला, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पे गिर रही है इस जगह। कब? जब 23 मार्च, मैंने 23 मार्च यहाँ पे शो किया हुआ है जी, ये 23 मार्च है। 23 मार्च को स्प्रिंग का मौसम, सूरज की रोशनी डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर गिर रही है। जैसे ही हम स्प्रिंग से समर की तरफ जाएंगे, स्प्रिंग से तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई, जून, तो सूरज जो है वो जो ये वाले पोर्शन है इस तरफ वाला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला, ज़मीन चूँकि झुकी हुई है, ज़मीन सूर्य के सामने इस तरह से झुकी हुई होगी, तो इसका रफ से जाना पड़ेगा मुझे। अब यूँ कह लीजिए कि ये ज़मीन है और जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ये ज़्यादा सूर्य के सामने आ गया, क्योंकि जो सूर्य की जो सीजन शिफ्ट होती है कि सूरज यहाँ की बजाय इसके ऊपर एट राइट एंगल आ जाता है, और उस वक्त शुमाली निसफ कुर्रे में गर्मी का मौसम होता है। दोबारा गौर कीजिएगा, जब सूरज एग्जैक्ट इस जगह पे, मैंने ये जो जगह इसको ये शो कर रहा हूँ, जब सूरज एट राइट एंगल चमक रहा होगा
उस जगह पे जिसको हमने लाइन ऑफ कैंसर कहा है, ये सूरज है और ये एट राइट एंगल है इस जगह पे, इस पॉइंट के जो मैंने यहाँ पे शो किया है लाइन ऑफ कैंसर। तो उस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, याद रखिएगा दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होगा यानी समर। जब यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इसमें सर्दी का मौसम होगा। इधर गर्मी है तो इधर सर्दी हो जाएगी। ये ऑपोजिट, जैसे जैसे हम इधर से को जा रहे हैं। बहरहाल जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो उसकी ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। सूरज जब इस एंगल के ऊपर, इसके ऊपर एट राइट एंगल आ जाएगा तो उस वक्त जो ये वाला चीज लोअर पोर्शन है इसको हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा लिखेंगे अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जब सूरज यहाँ पे चमक रहा होगा एट राइट एंगल इस जगह पे, तो साउदर्न में गर्मी का मौसम आ जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम आ जाएगा। ये जो सीजनल वेरिएशन है इस वजह से होती है। और याद रखिएगा इसकी एग्जैक्ट समझ आपको तभी आ सकती है जब आप ग्लोब और सूरज के मॉडल रख के इसको देखें। या ये चीज़ आपको नेट से भी मिल सकती है, ये चीज़ आपको नेट से भी मिल जाएगी जिसमें कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए या एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, दोनों तरीकों से पॉसिबल है। कंप्यूटर सिमुलेशन से भी इसको दिखाया जा सकता है और ऐसे वीडियोस आपको सर मिल ये सकती चीजें 9th क्लास में भी इंक्लूड हैं, ये जो है। सीजनल वेरिएशंस बिल्कुल बिल्कुल है। हमारी पाक स्टडीज में। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम ये है कि जिस लेवल पे आपको पढ़ाई गई है मैट्रिक में, जो बंदे पढ़ाने वाले थे, जिस बंदे ने खुद जोग्राफिया नहीं पढ़ा हुआ कतई किसी भी दौर में, वो आपको जोग्राफिया प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने यही कहा था ना कि मैंने भी 10 साल जो स्कूल के हैं, जो कि वैसे तो 10 से 11 बनते हैं लेकिन वो जो हमारे यहाँ नर्सरी प्रेप को तो काउंट नहीं करते, उनको 10 ही ऑफिशियल काउंट करते हैं। उन 10 सालों में मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक अच्छे टीचर मिले हैं, सिर्फ एक 10 साल में। जबकि जो कॉलेज हिस्ट्री का जो दौर है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे टीचर मिले। और उसकी रीज़न वही है कि जब एक बंदा अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, माहर होगा, बशर्ते कि वो वाकई टीचर हो और एज टीचर ही काम कर रहा हो, कुछ और ना करता हो, तो फिर बहुत डिफरेंस है। बहल मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले हर लेवल के ऊपर, लेकिन कॉलेज से शुरू होते हुए, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। और जो स्कूल साइड पे अकरम सईद साहब बहुत अच्छे टीचर, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक जो पूरा दौर है उसमें जो सबसे बेस्ट टीचर हैं मेरे तरफ से वो डॉक्टर मुफ्ती थे। उनका लचकवा अल्लाह रहमत करे इन पे बहुत। डॉक्टर शूरी, डॉक्टर शूरी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। आप सब लोगों ने चूंकि बायोलॉजी पढ़ी हुई है, आपकी एफएससी की बुक्स में डॉक्टर शूरी का नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। डॉक्टर मुफ्ती, डॉक्टर शूरी दोनों सेम एज के थे, सेम एक ही लेवल पे थे, एक ही जगह थे यूनिवर्सिटी में, और दोनों ही बहुत अच्छे टीचर। लेकिन बहरहाल जो क्वालिटीज़ डॉक्टर मुफ्ती में हैं वो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। टीचिंग के हवाले से डॉक्टर शूरी का कोई वो नहीं है, बहुत अच्छे। लेकिन डॉक्टर मुफ्ती में टीचिंग के साथ साथ उनकी जो ज़ाती खसूसियात थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत खास से। बहरहाल ये था जी वो गर्मी और सर्दी में मौसम कैसे चेंज होता है, लाइट कहाँ ज़्यादा पड़ती है, क्यों ज़्यादा पड़ती है, वो ज़मीन का झुकाव। मैंने ज़मीन के झुकाव को यहाँ पे सूरज के एंगल के साथ ऐसे शो कर दिया। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आप सिर्फ मॉडल की शक्ल में देख सकते हैं। मैप 2D होता है, 2D में 3D को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया। हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी में से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहरहाल ये था जी ऑल अबाउट रीज़न कि क्यों सीजनल वेरिएशन होती है और ये मौसम क्यों चेंज होते हैं और कहाँ कहाँ से चेंज होते हैं। याद रखिए जब यहाँ पे सूरज, आजकल सूरज जो है वो इस इलाके पे यहाँ पे करके चमकता है और उसके पीछे खबर ये इलाका गर्म है। और यहाँ पे चमकने का मतलब है कि यहाँ पे एट राइट एंगल आ गया। जब यहाँ पे एट राइट एंगल होगा तो यहाँ पे सूरज की शुआएं तिरछी हो जाएंगी, तिरछी होने से रोशनी कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी और यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये है सीजनल वेरिएशन और उसकी रीज़न टेम्परेचर के रेफरेंस से। हमारा जूम मेरे ख्याल में किसी भी वक्त बंद हो सकता है, इसलिए इसको भी सेव कर लूँ पहले। हाँ जी, इसके रेफरेंस से अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो सवाल आप पूछ सकते हैं। याद रखिएगा ये जो इतना इलाका है ये ज़्यादा गर्म इलाका है, ट्रॉपिकल रीजन। ये एम्बिशन ना किया करें जी, मैंने कितनी बार मना किया है कि ये इसके साथ छेड़छाड़ मत किया करें।
जी, बात कहाँ चली गई है जी? ये गर्म इलाका है, ट्रॉपिकल रीजन, TR फॉर ट्रॉपिकल रीजन, TEMP फॉर टेम्परेट रीजन, जो मोतल मौसम इलाका है, पाकिस्तान, इंडिया। यहाँ पे आते हैं, ये आर्टिक रीजन है, इंतहाई ठंडा इलाका है, इसका ऑपोजिट यहाँ भी ऐसे ही है, टेम्परेट रीजन यहाँ पे भी है, ये सेम नंबर 2 जिसको मैं कह रहा हूँ। और ये वाला जैसे यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे एंटार्क्टिका का इलाका, शदीद ठंडा इलाका। पर ये है जो ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे गर्मी, दरमियाना मौसम, ठंडा मौसम, गर्मी, दरमियाना मौसम और ठंडा मौसम। जहाँ पे मैंने मौसम का जिक्र किया वहाँ पे लाइट लगती है तक होगा। आपने कहीं सुना होगा कि शुमाली जो है कुतुब शुमाली, जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पे बहुत अरसे तक सूरज नहीं निकलता है, और यहाँ सर्दी का मौसम सॉरी सूरज निकलेगा, और ऐसे ही यहाँ पे जब सर्दी होगी वहाँ भी बहुत अरसे तक यहाँ पे सूरज नहीं निकलेगा। Anyhow, ये है जो अबाउट। देखिए 2-3 मिनट बाकी रह गए, नहीं रख जो चूँकि बंद हो जाएगा इसलिए इसको हम आगे नहीं जा सकते। जी, अगला हेडिंग क्या था जी? इन्वेस्टिंग के बाद, क्योंकि लाइट की अर्बन हो जी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा इकोनॉमी के लिहाज से, फिजियोलॉजी के लिहाज से, ज़्यादा हम पौधों के लिहाज से बात करेंगे, पौधों पे इसका स्पेसिफिक इफेक्ट क्या होगा इंशाल्लाह।